हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अप्रैल में उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। तो हमारे पास टाइम है अभी, लेकिन हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लें, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तभी हमारे लिए अच्छा होगा। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत है। इससे संबंधित हम ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो आप ना चैप्टर को रीड कर लीजिए, जिससे आपको इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस को समझना बहुत इजी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट जागेगा। देखो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वाकई में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पहले खुद पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ क्या करते हैं आपको ना, आपका एक तरह से मूल्यांकन होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपने जो पढ़ा है वो पता चलता है कि हाँ, आपके दिमाग में कुछ बैठा है या नहीं बैठा है, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया है। एमसीक्यूज़ इसलिए किए जाते हैं। अब एग्ज़ाम्स में इन्हीं एमसीक्यूज़ में से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, ठीक है। यही जो हम पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी हमें याद होता है तो हम अच्छे से अटेंड करते हैं क्वेश्चंस को, और नहीं याद होता है तो हम सोचते रह जाते हैं, अरे यार ये तो हमने पढ़ा था। तभी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी कि एमसीक्यू सिलेबस तो सबने पढ़ लिया, थ्योरी तो सबने पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ा तो सबने है थ्योरी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी फ्लुएंसी कैसी आएगी हम, है ना। हम क्वेश्चन का आंसर एकदम से कैसे लगा सकते हैं? जब प्रैक्टिस होगी तभी लगा पाएंगे ना, राइट। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ही जुड़े हुए हैं। आप लोग जो भी उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ इस चैनल पर, एजुकेटर विंग्स चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक होने वाला है आप सभी के लिए। तो आज का वीडियो जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो भी नया है इस चैनल पे, जो भी न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ एंड तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन हमारा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? हमें बताना है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए है हमारा मियांडर, बी रुद्रदामन, सी मिथेडेट्स एंड डी कुजुल कड़फिसस। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था वो किस राजा ने करवाया था, किस शक शासक ने करवाया था? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, रुद्रमान, ठीक है। ये एक शक शासक है, ठीक है, शक वंश का राजा है रुद्रमान। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रमान ने करवाया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? अब गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है हमारा रुद्रदामन, बी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सी कनिष्क एंड डी मियांडर। तो कनिष्क जब था ना, कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार और मथुरा शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। जी हाँ, कनिष्क हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ओके, तो कनिष्क के समय पर ही सबसे ज़्यादा गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। ऑप्शन ए है मछली, बी मंडप, सी धनुष एंड डी तलवार। तो इन ऑप्शन में हमें बताना है कि दक्षिण के जो चेर थे, है ना, चेर वंश था, उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक था धनुष। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर करेक्ट है, धनुष उसका चेर वंश का प्रतीक था। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, प्राचीन चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है कारिकाल,
बी विजयालय, सी राजेंद्र प्रथम एंड डी कुलोत्तुंग। तो प्राचीन जो चोल वंश था उसका संस्थापक किसको माना जाता था? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, कार्यकाल को। ठीक है, किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है संस्थापक? कार्यकाल को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक कौन माना जाता था? तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए यहाँ पर कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन। किस पांडे शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए है जेम जेलियन, बी है हमारा नेंडुजेलियन, सी तोल का पिक्चर एंड डी नकीरर। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी नेंडू जेलियन। ठीक है, नेंडू जेलियन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य राजवंश की हमें राजधानी बतानी थी, उस समय कहाँ पर थी? ऑप्शन देखते हैं हम। ए है कावेरी पट्टनम, बी कपाटपुरम, सी मदुरै एंड डी तंजौर। तो हमारी इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरै में थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है, ऑप्शन ए देखते हैं, श्रीगुप्त, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त प्रथम एंड डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखो वास्तविक संस्थापक हम किसको कहेंगे यहाँ पर? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को कहेंगे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको समझा, किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, अब वैसे गुप्त साम्राज्य को देखो, चंद्रगुप्त प्रथम इसको माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की ना सबसे जो बड़ी उपाधि थी उसको महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और इनका टाइम पीरियड हमारा है 319 से, इनका टाइम पीरियड मैं लिख देती हूँ, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का तो। ठीक है, मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड ये है। एंड इनको चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, महाराजा धीराज। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया इनको? ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि इनको दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ना 319 में गुप्त संवत की भी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने करी, किसने की थी और कब की थी? ठीक है, तो 319 में गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करी है, गुप्त संवत। ओके, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि इनके जो विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी थी और कुमार देवी, उनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इतने ही फैक्ट्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, सी बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड डी समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, सॉरी। ठीक है, तो देखो हमारे जो है ये क्वेश्चन एट, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ समुद्रगुप्त का। ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य ये गुप्त जो साम्राज्य था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छी अच्छी क्वेश्चन इसमें से पुटअप होते हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको हमें याद होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा है ये भी पूछा जाता है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो वी ए स्मिथ ने कहा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? वी ए स्मिथ ने। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, वी ए स्मिथ। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत अच्छे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब है हमारा, और मैं देख रही हूँ इससे इम्पोर्टेंट क्या टर्म है हमारी, जो इसका जो दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ना, हरिशेन है उसका नाम हरिशेन है। ये भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि कौन था समुद्रगुप्त का? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि
दरबारी कवि हरिशेन। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी काफी बार कि हरिशेन किसका दरबारी कवि था, पूछ लेते। समुद्रगुप्त पूछ लेते या समुद्रगुप्त से पूछ लेते समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हमें आंसर देना होगा हरिशेन। ठीक है। और हरिशेन के ने ना इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। हरीश जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन करा है, किसने किया है, हरिशेन ने किया है। ठीक है। तो ये है हमारे समुद्रगुप्त से रिलेटेड फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन बनाई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त एंड डी स्कंदगुप्त। तो हमें बताना है कि किस गुप्त शासक ने, है ना, किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन बनाई थी, तो ये बताना है हमें। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है। इनका भी मैं यहाँ टाइम पीरियड लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। यहाँ पर 380 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इन्होंने ही राजधानी को पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थानांतरित किया था। ओके। नेक्स्ट हमारा है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही हुई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री जो फाहियान था, ठीक है, वो भारत आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। और एक और चीज़ है इनके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ना नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न हुआ करते थे। पहला है, देखो, कालिदास है, धन्वंतरी है, शपणक है, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और वराहमिहिर और बारूची। ये 9 रत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि किसके शासन काल में, किस गुप्त शासक के समय में 9 रत्न हुआ करते थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा आंसर होगा। ठीक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अ, हमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं नवरत्न के, और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। ऐसा दे देंगे जो है नहीं उसमें ऑप्शन। ठीक है। जो नवरत्न में नहीं आता है तो ऐसा उन पे छाटनी के लिए दे देंगे, या 3 ऐसे ऑप्शन दे देंगे हमें कि जो नवरत्नों में नहीं है, और एक ऐसा दे देंगे जो नवरत्नों में शामिल है। तो हमें वो याद होने चाहिए। नवरत्न हैं कौन से हैं हमारे? कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर एंड बारूची। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 10th क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी? ठीक है, किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। ए फायन, बी जगनिक, सी हरिशेन एंड डी अमर सिंह। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में से प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में जब हमने समुद्रगुप्त का भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी? हरिशेन ने की है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट करेक्ट होगा। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी। और जिसमें किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति लेख में क्या मिलता है? समुद्रगुप्त के विषय में, है ना, समुद्रगुप्त के विषय में, समुद्रगुप्त के विषय में लिखित बुक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है 11th क्वेश्चन, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त एंड डी स्कंदगुप्त। तो हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, स्कंदगुप्त को। ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों से भारत की सुरक्षा की थी। ओके। स्कंदगुप्त में, स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड है हमारा 454 से
454 से 467। ओके। जी हाँ, ये गुप्त वंश का ना अंतिम प्रतापी शासक था। अंतिम अंतिम प्रतापी शासक पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त हमारा आंसर होगा। और इन्होंने ना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, मौर्य द्वारा जो निर्मित सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इन्होंने स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो और भारत की सुरक्षा का श्रेय इनको मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th क्वेश्चन। गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो देखो दोस्तों, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आपको खुद पता होगा, इसका आंसर भी पता होगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अमर सिंह, बी कामनदक, सी कालिदास एंड डी विष्णु शर्मा। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने करी है, किस कीर्त में की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज है, कालिदास। कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास की जो रचना है उस वो है ना, गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवि समझे जाते थे। ठीक है, ये नवरत्न में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे कालिदास जी। ठीक है, और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ, इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि का ओहदा प्राप्त था उस समय। उन्होंने, उनकी रचनाएं क्या क्या है? मेघदूतम है, ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास जी की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 13 क्वेश्चन। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है भारवी, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट एंड डी ब्रह्मगुप्त। तो जो सूर्य सिद्धांत की रचना किसने, ये सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। देखो, जब दशमलव और शून्य का अन्वेषण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, मतलब ये पूछा जाता है, लेकिन इतना भी नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन दशमलव शून्य किस काल से संबंधित है, ये नहीं पूछा जाता कभी कभी, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज़ की पता होना चाहिए। ठीक है, दशमलव और शून्य का अन्वेषण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, एक और टर्म इंपॉर्टेंट बताती हूँ मैं वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर ने बृहद संहिता तथा ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत में खगोल शास्त्र का वर्णन किया है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने खगोल शास्त्र को वर्णित किया है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत में। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्मा सिद्धांत। मैं लिख देती हूँ ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मा सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए। बृहद संहिता, एक मिनट। वराहमिहिर की कौन सी बुक है? बृहद संहिता। पूछी जाती है, ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए है दिगवा का विष्णु मंदिर, बी दशावतार मंदिर देवगढ़, सी खजुराहो का मंदिर एंड डी है बाघ एवं अजंता गुफा चित्रण। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा एवं सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी है हाथी गुम्फा अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख एंड डी एरन अभिलेख। तो हमें बताना है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, हमें ये बताना है। ठीक है, सती प्रथा होने का प्रथम प्रमाण मिला है सबसे पहले, सर्वप्रथम। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, एरन अभिलेख। ठीक है, इस 15 क्वेश्चन का आंसर है हमारा एरन अभिलेख।
सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण जो मिला है ना आपको, और ये इसका टाइम पीरियड में मैं लिख देती हूँ 510 ईस्वी में। ठीक है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, ये एरन अभिलेख किसका है, किसके द्वारा बनाया गया, निर्मित है, भानुगुप्त के द्वारा। ठीक है, ये भी मैं आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा है, भानुगुप्त के द्वारा। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला सर्वप्रथम, और टाइम क्या है, 510 ईस्वी, भानुगुप्त के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी शशांक, एंड डी उपेंद्रराज। तो आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी शशांक। ठीक है, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक रचना स्वयं हर्षवर्धन की नहीं है? ऑप्शन ए है प्रियदर्शी का, बी नागनंदा, सी रत्नावली, एंड डी हर्षचरित। तो यहाँ आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, हर्षचरित। ठीक है, बाकी ये तीनों बुक्स हर्षवर्धन द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। प्रियदर्शी का है, नागानंद है, एंड रत्नावली, ये हर्षवर्धन की ही बुक्स हैं तीनों। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 18 क्वेश्चन। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है जैनुल अबादीन, बी ललितादित्य मुक्तापिंड, सी अशोक, एंड डी रानी विद्या। तो आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्तापिंड। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम, बी ध्रुव, सी गोविंद तृतीय, एंड डी अमोघ वर्ष। तो किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंह विष्णु, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो किसने करवाया था महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है आंसर। ओके, तो दोस्तों यहाँ होता है वीडियो का एंड, सेशन का एंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत इजी थे, अच्छे भी थे, इतने भी इजी नहीं थे कि हाँ कि एग्जाम पेपर में ना दिए जा सके। ठीक है, अब एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए आप लोगों को इजी लगे। तो दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के ये जो हमने किया आज प्राचीन भारत का जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट था आज का। तो हमने जो एशियन हिस्ट्री है उसके सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हों, और जिन्होंने भी सेशन को नहीं देखा है और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड हैं जो कि आने की संभावना है। अगर नहीं भी आए तो हमें प्रैक्टिस करनी है हमें अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, अब ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करना है और अपना मूल्यांकन हमको करना है। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पर आते हैं।
तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, अब मध्यकालीन भारत हम स्टार्ट करेंगे। उसी से संबंधित मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करवाऊंगी। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, तो मैं चाहती हूँ आप ये पढ़ के आएँ। ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मध्यकालीन भारत, उसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अब। तो दोस्तों, अब देखो, एग्ज़ाम की तैयारी तो सभी कर ही रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जितना पढ़ोगे आप ही के लिए है, आप अपने लिए ही कर रहे हो। और मैं उन लेडीज़ को भी कहना चाहती हूँ जो चाहती हैं ना, मैरिड हैं और अपनी घर गृहस्थी में दब गई हैं, ठीक है, बिज़ी हो गई हैं, तो और वो मन से भी चाहती है कि हाँ भाई मैं भी पढ़ लूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लूँ चाहती हैं, तो देखो आप टाइम निकालो अपने लिए, 1 घंटा निकालो या 2 घंटे निकालो, हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सिलेबस करना है, अभी स्टार्ट करना होगा सिलेबस पढ़ना, ठीक है। जब तब जा कर के आपका लास्ट तक आपका सिलेबस पूरा होगा, 1 डेढ़ महीना पहले तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आप आज से स्टार्ट करती हैं तब भी, ठीक है, अप्रैल तक, तो लग जाइए पढ़ाई में, जुट जाइए, कुछ मत देखिए और थोड़ा सा सेल्फिश बनिए अपने लिए, जिससे कि आप लोगों का है ना इंटरेस्ट और जागेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अप होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं, आप खुद एवेल्युएशन कर पाएंगे अपना, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को क्लोज करती हूँ। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।